626 चोरी हुआ गहन शक्ति ओपनिंग पाउडर। आज चुरू कबीले में काफी उथल पुथल मची हुई थी। सुबह सुबह कबीले के द्वारा पर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी। शहर के सभी बड़े परिवार इन लोगों की भीड़ में शामिल थे। इसके अलावा परिवारों के मुखिया भी यहां आने से खुद को नहीं रोक पाए। जाहिर था जब शहर के बड़े परिवारों को पता चला कि चुरू कबीले का संबंध चुरू संप्रदाय से है तो वो चुरू कबीले से अच्छे संबंध बनाना चाहते थे। हालांकि यहाँ बहुत से लोग मौजूद थे लेकिन कोई भी ऊंची आवाज में बात करने की कोशिश नहीं कर रहा था, क्योंकि उन्हें डर था कि वे कहीं चुरू संप्रदाय से आए मेहमानों को नाराज न कर दें। चुरू कबीले का प्रवेश द्वार बंद था और सभी लोग बाहर खड़े होकर सावधानी से द्वार खुलने का इंतजार कर रहे थे। सुबह होने से पहले ही कबीले के बीच में खाली मैदान में एक मंच स्थापित किया गया था, जिसके चारों ओर कुर्सियां, मेज और सभी प्रकार के उपकरण लगाए गए थे। सुबह 8 बजे चुरू कबीले ने अपने सभी सदस्यों को इकट्ठा होने के आदेश दे दिया था। तुरंत कबीले के सभी सदस्य एकत्र हो गए और वे तुरंत सभा स्थल की ओर दौड़ पड़े। 15 मिनट से भी कम समय में चुरू कबीले का हर सदस्य, चाहे वो युवा हो या बूढ़ा, इस स्थान पर पहुंच चुका था। सभा स्थल पर सबसे आखिर में आने वाला व्यक्ति अर्थ था। जब वे आर्या का हाथ पकड़कर मध्यम गति से आगे बढ़ रहा था तो तुरंत सभी लोगों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो गया। बेशक अगर वो अकेला होता तो कोई उसकी ओर देखना भी पसंद नहीं करता, लेकिन अभी उसके साथ आर्या थी जिसका हाथ अर्थ में हाथ में था। उसकी मुद्रा अत्यंत सुंदर थी और उसका रंग रूप इतना आकर्षक था एक वह न केवल शहर बल्कि पूरी दुनिया को भी जीत सकती थी। वहां के लोगों ने ऐसे व्यवहार किया जैसे कि वे एक सुंदर परी को धीरे धीरे अपनी ओर आते देख रहे हैं। वहां उपस्थित युवाओं ने जब आर्या को देखा तो वे चमकती आंखों और बेतहासा धड़कते दिलों के साथ खड़े हो गए। कुछ लोगों के मुंह के कोनों से तो लार तक टपकने लगी। इसकी विपरीत अर्थ जो उसके बगल में चल रहा था, उसके चेहरे पर पीलापन नजर आ रहा था। उसकी पलकें झुकी हुई थी, उसकी आंखें निष्प्राण लग रही थी और उसके कदमे में भी ताकत नहीं थी। वे अभी 1 दर्जन कदम भी नहीं चला था कि 3 बार जम्हाई ले चुका था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने अत्याधिक संभोग किया हो और अब नींद के लिए तरस रहा हो। उन युवाओं के मन में जैसे ही यह ख्याल आया और दोनों को हाथों में हाथ डाले देखा तो उन्होंने अपने दांत बींच लिए और उनके शरीर कांपने लगे। उनकी आंखों में गहरी जलन और धधकती हुई ईर्ष्या की लहर दिखने लगी। इस स्वर्गीय सुंदरता वाली एक देवी जिसके लिए वे आने सपनों में तरसते हैं, उसे हर दिन एक कचरे के टुकड़े से दबाया जाता है जिसे वे सबसे हेय दृष्टि से देखते थे। इस विचार मात्र से लोगों का शरीर क्रोध और ईर्ष्या से लगभग फटने लगा था। अर्थ का आधी नींद में होना और अत्यधिक थका हुआ दिखाई देना कोई दिखावा नहीं था, लेकिन यह भी स्पष्ट था कि ऐसा किसी भी तरीके से अत्यधिक संभोग के कारण भी नहीं हो सकता था। ये सिर्फ उसके 3 बजे उठकर आर्या के इलाज में अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करने के कारण हो रहा था। उसके बाद दोबारा इतनी उठना भी उसकी आधी नींद में होने का कारण था। और रही बात एक दूसरे का हाथ पकड़ने का, तो ये काम आर्या का बिल्कुल भी नहीं था। वो भीड़ में आने के बाद अचानक ही अर्थ ने आर्या का हाथ थाम लिया और आर्या भी उसके साथ असभ्य व्यवहार करना नहीं चाहती थी। इसके अलावा उसे पिछले कुछ दिनों से उसका हाथ पकड़ने की आदत हो चुकी थी और ऊपर से वो काफी ज्यादा थका हुआ भी था, इसलिए आर्या ने उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं की। वो आगे बढ़े जा रहे थे कि एक युवक के पास से गुजरने पर अर्थ के कानों में एक मजाकिया आवाज पड़ी। चुरू कबीले के भीतर सब कुछ उत्कृष्ट है सिवाय इस अनावश्यक कचरे के। ये बात बोलने वाला युवक तीसरे बुजुर्ग का पोता चिराग था। अर्थ को उसकी आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई दी थी। अर्थ ने अपनी भौहें उठाई और देखा कि चिराग इस वक्त उसी की ओर देख रहा है। उसके चेहरे पर स्पष्ट रूप से ईर्ष्या और उपहास के भाव दिख रहे थे। भाई चिराग, क्या आप मेरे बारे में बात कर रहे हैं? अर्थ ने अपने कदम रोककर चिराग से पूछा। ओह भाई अर्थ, आप गलत समझ रहे हैं। मैं स्पष्ट रूप से अभी एक कूड़े के टुकड़े के बारे में बात कर रहा था।
क्या आप खुद को एक कूड़े का टुकड़ा मानते हैं? चिराग ने पलटकर मुस्कुराते हुए कहा। तभी उसकी नजर आर्या के खूबसूरत बर्फीले चेहरे पर पड़ी, जिसे देखकर चिराग की आंखों में एक चमक दिखने लगी। ओह, तो ऐसी बात है। अर्थ ने अपना सिर हिलाया और फिर आर्या को अपनी ओर खींचते हुए कहा, ऐसा लगता है कि वह मेरे बारे में बात नहीं कर रहा है। वाइफी, चलो चलते हैं। जब मैं ऐसे मेढक को देखता हूँ जो एक हंस को छूने के सपने देखता है, तो उसकी तुलना में तो मैं एक ऐसा कूड़े का टुकड़ा बनना पसंद करूंगा जो उस हंस को रोज पकड़ कर सोता है। वाइफी, इसके बारे में तुम क्या सोचती हो? अर्थ की ये बात सुनकर चिराग अचानक घूमा और गहरे भाव के साथ कहा, क्या कहा आपने? अर्थ दोबारा रुका और उसने आश्चर्य से चिराग की ओर देखते हुए कहा, भाई चिराग, क्या हुआ? मैं तो बस एक मेंढक के बारे में बात कर रहा था, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया इतनी अजीब क्यों है? ऐसा लगता है कि मैं जिस मेंढक की बात कर रहा हूँ उसके साथ आपका कोई विशेष रिश्ता है। चिराग के ऊंट गुस्से से कांपने लगे, उसका पूरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन उसके पास अर्थ से कुछ कहने के लिए शब्द ही नहीं थे। आर्या, मेरी वाइफ, ही बेहतर होगा कि हम यहाँ से जल्दी निकल चलें। मैंने सुना है कि जब कोई मेंढक गुस्सा हो जाता है तो वो काटने के लिए दौड़ता है। अगर इस मेंढक ने हमें काट लिया तो हम दूषित हो सकते हैं। अपनी बात कहने के साथ ही वो आर्या को अपने साथ खींचते हुए आगे बढ़ गया। वहीं चिराग के पास अपने गुस्से को दबाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। अर्थ और कुछ कदम ही चले थे कि भीड़ के बीच से हरिन की आवाज आई, अर्थ, यहाँ मेरे पास आओ। हरिन की आवाज सुनकर अर्थ और आर्या तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगे। आर्या के एक्यूपंक्चर उपचार के बाद उसके शरीर में काफी ज्यादा बदलाव आ गया था, साथ उसके चेहरे पर भी बड़ा बदलाव देखने को मिला था। उसके चेहरे का रंग और भी नाजुक, गुलाबी और चमकदार हो गया था। हालांकि हरिन की नजरों में यह बदलाव एक अलग अर्थ रखता था, और उन्होंने अर्थ भावहीन रवैया दिखाते हुए अपनी आवाज कम की और हंसते हुए कहा, अर्थ, तुम अभी भी बहुत छोटे हो और तुम्हारा शरीर अभी भी विकसित हो रहा है। पुरुषों और महिलाओं के बीच इन मामलों में तुम्हें जितना हो सके खुद पर नियंत्रण रखना चाहिए, वरना इससे तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंच सकता है। अर्थ ने अपने दादाजी को घूरकर देखा और वे केवल शर्मिंदगी से अपना सिर हिला सका। मैं यह समझता हूँ भविष्य में मैं निश्चित ही रूप से नियंत्रण में रहूंगा। आह, अर्थ की एक दर्द भरी आवाज निकली, क्योंकि अर्थ के हाथ में मौजूद छोटे से हाथ ने उसके हाथ में बेरहमी से अपने नाखून गड़ा दिए थे। आर्या ने अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया, लेकिन कोई भी इस समय उसके गालों पर गुलाबी रंग का धब्बा देख सकता था। वह सचमुच शर्मा गई थी। अर्थ चुपचाप अपनी बात समझाने वाला ही था कि एक बार फिर दर्द से उसकी आह निकल गई। इस बार सारिका थी जिसने उसकी बाएं ने बह को बुरी तरह काट लिया था। छोटी चाची, आपने मुझे चुटकी क्यों काटी? अर्थ ने सारिका को घूरते हुए कहा। सारिका ने गुस्से में उसे अनदेखा करते हुए चिल्लाया और अपना मुंह दूसरी ओर कर लिया। युवा मास्टर कालवीर आगे हैं। इसी समय भीड़ के बीच एक आवाज सुनाई दी और सभी लोग तुरंत शांत हो गए। कुछ समय बाद ही एक शानदार कपड़े पहने गर्वित आचरण वाला एक युवक भीड़ से गुजरा। उसके पीछे मोशान और आगे आगे परवान चल रहा था। परवान के मार्गदर्शन में कालवीर मंच पर पहुंच गया। मंच के बीच में लगे आलीशान सिंहासन पर बैठ गया। उसके बाद उसने किबले के लोगों पर एक घृणित नजर घुमाई, जैसे कोई सम्राट अपनी प्रजा को देख रहा हो। एक क्षण बाद परवान ने संकेत दिया कि वे कार्य शुरू कर सकते हैं। क्या चुरु कबीले के सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं? कालवीर ने अपनी आधी खुली आंखों और उबे हुए स्वर के साथ कहा। हालांकि उसकी आंखें अभी भी भीड़ में उस परी को देखने के लिए तेजी से घूम रही थीं जिसे उसने कल देखा, साथ उस लड़की को भी जिसके बारे में आरव ने उस परी के बराबर होने का दावा किया था। इसकी पुष्टि पहले ही हो चुकी है। सभी लोग मौजूद हैं, एक भी गायब नहीं है, परवान ने गंभीर भाव से कहा। बहुत अच्छा है, कालवीर ने अपना सिर हिलाया। फिर उसकी नजर दरवाजे पर की ओर गई और उसने पूछा, दरवाजे के बाहर खड़े वे लोग कौन हैं यंग मास्टर?
वे तियान सिटी के शक्तिशाली परिवार हैं जो यंग मास्टर की एक झलक पाने की उम्मीद में यहाँ एकत्र हुए हैं। परवान ने अपनी कुर्सी से खड़े होकर उत्तर देते हुए कहा। इस पर कालवीर ने हाथ हिलाते हुए कहा, चूंकि वे मेहमान हैं तो उन्हें इस तरह बाहर इंतजार करने नहीं दिया जा सकता, उन्हें अंदर आने दो। आज के मामले में कबीले के बाहर के लोगों का गवाह होना भी अच्छी बात है, अन्यथा बाद में लोग कह सकते हैं कि मैं पक्षपाती था। इसके साथ ही प्रवेश द्वार खोला गया और तियान सिटी के सभी शक्तिशाली लोग भारी उपहारों के साथ अंदर आए। भीड़ के बीच चर्थ ने आर्या के पिता प्रताप को भी देखा। बहुत अच्छा है, अब हम शुरू कर सकते हैं, कालवीर अपनी कुर्सी पर सभ्य तरीके से बैठते हुए कहा। उसने लोगों को देखा और हल्के से बोलना शुरू किया, मेरा नाम कालवीर है, मैं चुरु संप्रदाय से हूँ। चुरु संप्रदाय के महान नाम से आप सभी को परिचित होना चाहिए। ब्लू विंड साम्राज्य में ऐसा कुछ नहीं है जिसे मेरा चुरु संप्रदाय हल न कर सके। आप सभी को सम्मानित और गौरवान्वित महसूस करना चाहिए, क्योंकि भले ही आप थोड़े कमजोर हैं, फिर भी आपको चुरु संप्रदाय से संबंधित कहा जा सकता है। चुरु कबीले के संस्थापक हमारे चुरु संप्रदाय के बुजुर्ग का बेटा था। हालांकि आपके कबीले का संस्थापक हमारे बुजुर्ग का बेटा था, लेकिन वो एक महिला नौकर से पैदा हुआ था। आपके संस्थापक की स्थिति चुरु संप्रदाय में इतनी कम थी कि इसका उल्लेख करना उचित नहीं होगा, और उनकी गहन शक्ति वास्तव में बहुत कम थी। इस तरह कूड़े के टुकड़े के रूप में वे चुरु संप्रदाय में बने रहने के लिए उपयुक्त नहीं थे। इस प्रकार आपके संस्थापक बुजुर्ग को उस बुजुर्ग ने इस स्थान पर निर्वासित कर दिया, और इस तरह आपका चुरु कबीला अस्तित्व में आया। कालवीर के शब्द बेहद कठोर और तिरस्कार से भरे हुए थे। कबीले के कुछ सदस्य यह सुनकर भौहें चढ़ाने लगे, लेकिन किसी ने भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं की। कालवीर ने अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहा, बुजुर्ग को मरने से पहले अपने बेटे की याद आ गई और उन्होंने मरने पहले एक अंतिम इच्छा छोड़ दी। उन्हें उम्मीद थी कि हम चुरु कबीले की युवा पीढ़ी में से चुरु संप्रदाय में वापस ले जाने के लिए सबसे अच्छी योग्यता वाले व्यक्ति को ढूंढ लेंगे। उसके बाद कालवीर ने वो कागज उठाया जिस पर परवान ने युवा पीढ़ी के सभी लोगों के नाम लिखकर कालवीर को दिया थे। कालवीर ने अपने चारों ओर देखा और फिर अहंकार से कहा, आज मैं खुद इसकी जांच करूंगा। थोड़ी देर में मैं जिसका नाम पुकारूंगा वह मेरे सामने आएगा और अपनी शक्ति का परिचय देगा। हालांकि योग्यता आपकी गहन शक्ति के स्तर से नहीं बल्कि आपकी नींव और क्षमता से तय होती है। मेरे यहाँ आने से पहले मेरे माननीय पिता ने मुझे गहन शक्ति ओपनिंग पाउडर दिया था। चयनित व्यक्ति को न केवल चुरु संप्रदाय में वापस लाया जाएगा, बल्कि पुरस्कार के रूप में गहन शक्ति ओपनिंग पाउडर भी दिया जाएगा। यह कहते हुए कालवीर ने परवान को देखा और उससे वो पाउडर मांगा। गहन शक्ति पाउडर मांगने पर परवान की अभिव्यक्ति पीली पड़ गई, उसके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। वह गहन शक्ति पाउडर देने के लिए आगे नहीं बढ़ा बल्कि हड़बड़ाहट में वहीं खड़ा रहा। क्या बात है, बोलते हुए कालवीर की अभिव्यक्ति गहरी हो गई। कबीले मास्टर, क्या आप ओपनिंग पाउडर छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। परवान ने तुरंत भयभीत भाव से अपना सिर हिलाया। यह केवल क्या? कालवीर ने कर्कश भाव से कहा। परवान तुरंत कांपते हुए शरीर के साथ तुरंत घुटनों पर बैठ गया। उसने आतंक भरे चेहरे के साथ कहा, मैं मरने के लायक हूँ। युवा मास्टर ने कल हमें जो पाउडर दिया था, मैंने उसे हमारे कबीले के अस्पताल में रखवा दिया था और वहां पर मौजूद व्यक्ति को उसकी अच्छी तरह से रक्षा करने का आदेश दिया था। लेकिन आज सुबह मुझे खबर मिली कि वो गहन शक्ति ओपनिंग पाउडर चोरी हो गया है। तो क्या होगा कहानी में आगे? आखिर किसने चुराया है गहन शक्ति ओपनिंग पाउडर? कहीं वो सारे का तो नहीं है? जानने के लिए पढ़िए द वॉरियर ऑनली ऑन पॉकेट नोवेल पर। न्यू इमेज कमेंट व्हाट्सएप 67 लाइक्स 1 आमंत 0 शेयर्स 627 सारेका पर लगा चोरी का आरोप। जब परवान ने गहन शक्ति ओपनिंग पाउडर चोरी होने की बात कही तो तुरंत ही भीड़ में अफरा तफरा मच गई। आखिर वो कौन है जो चुरु संप्रदाय द्वारा लाए गए खजाने को चुराने की हिम्मत कर सकता है?
अर्थ इस बात से थोड़ा सा घबरा गया, उसके दिल में थोड़ा संदेह होने लगा। परवान के बारे में वो उसे लगता था कि वो एक सर्तक और समझदार व्यक्ति है। उसकी इतनी समझदारी के बाद भी चुरू संप्रदाय से लाया गया खजाना उसने अपने पास न रखकर अस्पताल में छोड़ दिया। ये बात अर्थ को हजम नहीं हो रही थी। चिकित्सा कक्ष की रखवाली करने वाले सैनिकों की गहन शक्ति भी सबसे कम थी, जिस कारण कबीले का सबसे कमजोर और असुरक्षित क्षेत्र चिकित्सा क्षेत्र ही था। ये सब जानते हुए भी परवान ऐसा मूर्खतापूर्ण कार्य कैसे कर सकता था? अर्थ ने जब इसके बारे में गहराई से सोचा तो उसे किसी गहरी साजिश की बू आने लगी और वो अंदर ही अंदर थोड़ा घबराने लगा। वहीं दूसरी ओर हरी ने भी जब इस बात को सुना तो उनका पूरा शरीर कांप उठा और उन्होंने तुरंत सारिका की ओर देखा, लेकिन सारिका का चेहरा भी इस समय आश्चर्य से भरा हुआ था। हरीन की पेनी नजर अपनी ओर पाकर सारिका ने तुरंत जोर से सिर हिलाकर संकेत दिया कि उसने ये काम बिल्कुल भी नहीं किया है, जिससे हरीन ने अपनी नजरें उस पर से हटा ली और अंदर ही अंदर राहत की सांस ली। वहीं कालवीर अत्यधिक गुस्से से अपनी सीट से खड़ा हुआ। उसकी अभिव्यक्ति काली पड़ गई थी। उसके शरीर से एक भयानक आभा फैलने लगी। उसने परवान की ओर देखा और गुस्से से कहा, आपका कहना है कि वास्तव में ऐसा कोई है जिसने चुरू संप्रदाय से लाए गए सामान को चुराने की हिम्मत की है? वहीं इस समय परवान का पूरा चेहरा डर से कांप रहा था। उसने कांपते हुए कहा, है आपका विनम्र सेवक इसकी रक्षा नहीं कर सका। मैं इसके लिए सजा का हकदार हूँ, इसलिए यंग मास्टर मुझे जो भी सजा देना चाहे मुझे स्वीकार है। क्या तुम्हें यह मजाक लगता है? कालवीर ने जोर से सांस लेते हुए कहा। उसके भाव और भी गहरे हो गए थे। वह स्पष्ट रूप से अत्यधिक क्रोधित था। किसी ने वास्तव में चुरू कबीले को दिया गया हमारा उपहार चुराने का साहस किया है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैंने इस छोटे से शहर को वाकई कम समझ लिया था। आप लोग वास्तव में बहुत हिम्मत वाले हैं। कलवीर का गुस्सा और उसका हत्या का इरादा लगभग पूरे कबीले में फैल गया। इससे हर किसी की रीढ़ की हड्डी तक कांपने लगी और उनके दिल पसीज गए। उनमें से किसी ने जोर से सांस लेने की हिम्मत तक नहीं की और उन्होंने अपने सिर नीचे कर लिए कि कहीं कालवीर उनकी ओर न देख ले। अर्थ ने अपनी आधी बंद आंखों से कालवीर को देखा और फिर हरीन को चिढ़ाते हुए धीमी आवाज में पूछा, दादाजी कल लीडर परवान ने कालवीर को किसी भी तरह नाराज नहीं किया था, है ना? हरीन उसकी बात से थोड़ा चौंका और फिर कहा, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? अर्थ ने अपनी ठुड्डी रगड़ी और फिर कहा, मुझे लगता है कि कालवीर का गुस्सा स्पष्ट रूप से नकली है। अगर लीडर ने उसे नाराज किया होता तो वो लीडर को दोषी ठहराने की स्पष्ट योजना बनाता, लेकिन वो ये बंदर की तरह नाटक क्यों कर रहा है? जबान संभालो अपनी। हरीन को उसकी बातों का मतलब समझ नहीं आया, इसलिए उसने अर्थ को चुपचाप चेतावनी दी। वहीं कालवीर की आंखें भयावह हो गईं और उसके भाव तूफानी बादल की तरह हो गए। उसने गुस्से से गरजते हुए कहा, कल जब मैंने गहन शक्ति ओपनिंग पाउडर निकाला था तो उस समय चारों ओर केवल चुरू कबीले के लोग ही शामिल थे, और मुझे नहीं लगता कि कबीले के लोग इतने मूर्ख होंगे कि वे इस उपहार के बारे में किसी बाहरी आदमी को बताएंगे। इसके अलावा तियान सिटी में आपकी बाहरी सुरक्षाओं को कमजोर नहीं माना जा सकता है। इसका मतलब यह है कि चोर आपके चोरू कबीले में से ही कोई है। कालवीर के शब्दों के कारण कबीले के सदस्यों की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गए। फुसफुसाहटों की आवाजें और तेज हो गईं। उसकी इस बात पर वान ने तुरंत उससे कहा, यह बिल्कुल सही है। जब मुझे गहन शक्ति ओपनिंग पाउडर चोरी होने का पता चला तो मुझे पहले ही इस बात का अंदाजा हो गया था, चोर हमारे कबीले में से ही कोई है। अस्पताल की देखरेख करने वाला धन सिंह पहले ही 60 वर्ष का हो चुका है और उसे सांसारिक मामलों से कोई सरोकार नहीं है, इसलिए वो इसे नहीं चुरा सकता। इसके अलावा बाकी लोगों को संदेह की दृष्टि से देखा जा सकता है। हम हमारे चुरू संप्रदाय की नजर में महत्वहीन चुरू कबीला उल्लेख के लायक ही नहीं है। हमारे संप्रदाय का कोई सबसे कमजोर व्यक्ति भी अकेले ही आपके पूरे वंश का सफाया कर सकता है। फिर भी इस बार हमने उपस्थित होकर आपको गौरवान्वित किया और हजारों मील की यात्रा करके यहाँ तक पहुँचे।
इससे आपको प्रतिष्ठा मिली, यह हमारी दयालुता का एक बड़ा प्रदर्शन था। फिर भी आपने इसके बदले हमें इतना बड़ा आश्चर्य दिया। यह वाकई हमारे संप्रदाय के मुंह पर एक तमाचा है, चुरु संप्रदाय पर तमाचा। इस अतुलनीय रूप से अजीब और बड़े आरोप के कारण परवान का चेहरा तुरंत लाल हो गया। कालवीर की आंखें सांप की तरह थीं, जो एक चेहरे से दूसरे चेहरे तक फैल रही थीं। उसकी नजर जिस पर भी पड़ती वो तुरंत अपना सिर नीचे कर लेटा, जैसे वो बिजली गिरने से बच रहे हों। उसकी आभा अविश्वसनीय रूप से भयानक थी। ऐसा केवल इसलिए था क्योंकि वो चुरु संप्रदाय से संबंधित था। अर्थ की नजर अचानक परवान के चेहरे पर गई, जिससे उसकी अभिव्यक्ति और भी उदास हो गई। उसने अपने मन में कहा, लीडर परवान के हाव भाव भी स्पष्ट रूप से नकली लग रहे हैं। आखिर ये लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? अर्थ के पास 2 जन्मों का अनुभव था, विशेष रूप से एज और क्लाउड महाद्वीप के जीवन में उसने कई अच्छे और बुरे अनुभव किए थे। उसने कई बार जीवन और मृत्यु के बीच की सीमा को पार किया था। उसने अनगिनत लोगों से मुलाकात की थी, जिनमें सामान्य लोगों से लेकर अधिकती तक शामिल थे। उसकी अनुभवी नजरों से ऐसा कोई नहीं था जो उससे बच सकता था। यहाँ तक कोई सैकड़ों वर्षों से गहन शक्ति का अभ्यास करने वाला व्यक्ति भी उसकी पेनी नजरों से बच नहीं सकता था। कालवीर ने एक बार फिर अपनी नजर चारों ओर घुमाई। उसका स्वर अचानक ही नरम हो गया, इसे भूल जाओ। भले यह काफी निराशाजनक है, लेकिन आप लोगों की वजह से मैं इस छोटी सी जगह पर खुद को ज्यादा परेशान नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति ने भी गहन शक्ति ओपनिंग पाउडर चुराया है, मैं उसे 15 सेकेंड का समय देता हूं। अगर वो खुद बाहर आ जाता है और अपना अपराध स्वीकार कर लेता है तो मैं उसे कोई सजा नहीं दूंगा। लेकिन तुम अगर खुद ही बाहर नहीं आए तो फिर मुझे क्रूर होने के लिए दोष नहीं दे सकते। इसी के साथ उसने अपने बगल में खड़े व्यक्ति को आदेश देते हुए कहा, झुनी, गिनती गिनना शुरू करो। कालवीर ने बोलना समाप्त करने के बाद एक ठंडी सांस ली और वापस अपनी जगह पर बैठ गया। वहीं झुन्नी आगे बढ़ा और उल्टी गिनती शुरू कर दी। वहीं परवान ने भी तुरंत भारी आवाज में कहा, वह नीच व्यक्ति जिसने गहन शक्ति ओपनिंग पाउडर चुराया है, क्या तुमने सुना? यंग मास्टर अभी भी तुम पर दया दिखाने के लिए तैयार हैं। इसलिए तुरंत अपने व्यवहार में सुधार करो और यंग मास्टर से माफी मांग लो। यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो यंग मास्टर तो दूर, पूरा चुरु कबीला भी तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। 12, 11, 10, 9। झुन्नी नाम के काले कपड़े पहने व्यक्ति ने उल्टी गिनती जारी रखी। चुरु कबीले में हर कोई अपने आसपास के लोगों को देखने लगा, एक के बाद एक यह अनुमान लगाने लगा कि कौन इतना लापरवाह है कि चुरु संप्रदाय द्वारा लाई गई चीज को चुराने की हिम्मत की है। हालांकि कालवीर के मुंह से माफ कर देने की बात निकली थी, लेकिन उसके चेहरे से किसी को भी विश्वास नहीं हुआ कि स्वेच्छा से अपराध स्वीकार करने के बाद उसे कालवीर से माफी मिलेगी। 4, 3, 2, 1। समय समाप्त हो गया। झुन्नी की आवाज बंद हो गई और वो पीछे हट गया। कालवीर एक बार फिर उठा। उसकी निगाहें क्रूर थीं। उसने उपहास करते हुए कहा, मैंने तुम्हें पहले ही मौका दिया था, इसलिए जब मैं तुम्हें पकड़ लूंगा तो फिर मुझे निर्दयी होने के लिए दोष नहीं दे सकते। इसी के साथ उसने दूसरे काले कपड़े वाले व्यक्ति को आगे आने के लिए कहा। झिंगा, सामने आओ। उसके कहने पर एक और काले कपड़े पहने युवक आगे बढ़ा और तुरंत अपनी हथेली ऊपर उठाई और गहन शक्ति की एक लहर उसकी हथेली में इकट्ठी होने लगी। उसने परवान से पूछा, गहन शक्ति ओपनिंग पाउडर काले बाइक्स के साथ गायब हुआ है ना? परवान ने उसके इस सवाल का जवाब हमें देते हुए अपना सिर हिलाया। उसके चेहरे पर एक संदेह की झलक दिख रही थी, मानो उसे समझ ही नहीं आया था कि उसने यह सवाल क्यों पूछा है। उसकी बात पर झेंगा ने कहा, बहुत अच्छा है। उस बाइक्स पर हमारे संप्रदाय की अद्वितीय गहन शक्ति का एक निशान है, ईगल निशान। जब तक हम अपनी अद्वितीय गहन शक्ति का उपयोग करते हैं तब तक हम आसपास के हर उस स्थान का पता लगा सकते हैं जहां भी संप्रदाय का ईगल निशान मौजूद है। इसी के साथ ही झिंगा तुरंत अपने स्थान से बिजली की तरह गायब हो गया।
उसकी गति इतनी तेज थी कि पलक झपकते ही वो सभी की नजरों से गायब हो गया। ऐसा लगा है कि झींगा ने उसका पता लगा लिया है, कालवीर ने व्यंग्यात्मक तरीके से कहा। उसकी आंखों में आत्मसंतुष्टि की गहरी भावना झलक रही थी, जैसे कि वह अपने प्रदर्शन से बहुत खुश हो। परवान के चेहरे पर भी एक खुशी का भाव प्रकट हुआ, जो एक बार फिर गहरा हो गया। उसने गंभीरता से कहा, युवा मास्टर, यह मामला बहुत ही शर्मनाक है। इसने न केवल आपको क्रोधित किया बल्कि हमारे कबीले को भी काफी बदनामी झेलनी पड़ी है। इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चोर कौन है, भले ही वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो। आपको उसे कड़ी सजा देने में जरा भी संकोच नहीं दिखाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, मेरे चुरु संप्रदाय को नाराज करने वाले का अंत कभी भी अच्छा नहीं हो सकता, कालवीर ने कहा। परवान से कहा। इसी समय हवा का एक तेज झोंका आया और मंच पर झींगा दिखाई देने लगा। उसके हाथों में एक लकड़ी का बाइक्स था। लकड़ी के बाइक्स पर ईगल के निशान से अभी भी हल्की रोशनी निकल रही थी। यह वही बाइक्स था जिसमें गहन शक्ति ओपनिंग पाउडर था। युवा मास्टर, मुझे यह मिल गया है, झींगा ने लकड़ी का बाइक्स कालवीर के हाथों में देते हुए कहा और फिर पीछे हट गया। सरी फुसफसाहटें बंद होगी। माहौल इतना शांत हो गया कि सुई गिरने की आवाज भी सुनी जा सकती थी। हर किसी ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं और अपनी सांसें रोक ली, यह देखने के लिए कि वह कौन था जिसने इसे चुराने का साहस किया था। झींगा, तुम्हें यह कहां से मिला? कालवीर ने तिरस्कार पूर्वक पूछा। 66वां आंगन, कमरे में तकिए के नीचे, झींगा ने भावहीन चेहरे के साथ जवाब दिया। 66वां आंगन। जब यह लोगों ने सुना तो सभी की नजर एक लड़की की ओर चली गई जो काफी ज्यादा डरी हुई दिख रही थी। 66वां आंगन, यह शब्द सुनकर सारिका दंग रह गई थी। एक के बाद सभी की निगाहें अपनी ओर पाकर वो पीछे हट गई और भय के मारे अपना सिर हिलाते हुए अनजाने में चिल्ला उठी, यह मैं नहीं हूँ, यह मैं नहीं हूँ। 66वां आंगन वे आंगन था जिसमें सारिका रहती थी। इस बात से चोरू कबीले में हर कोई परिचित था। लोगों ने तुरंत सारिका को भीड़ से अलग कर दिया और उसे छुपने की कोई जगह नहीं मिली। हरीन की अभिव्यक्ति भी बदल गई जबकि अर्थ ने भौहें सिकोड़ ली। हरीन तुरंत आगे बढ़े और सारिका के सामने आकर खड़े हो गए। उनकी अभिव्यक्ति अचानक धुंधली हो गई और गुस्से की एक लहर उनके सीने में दौड़ने लगी। वहीं अर्थ, जिस गड़बड़ी की भावना महसूस हो रही थी वो स्पष्ट रूप से अब उसका मतलब समझ चुका था। वहीं पहले बहुत सारे लोगों के बीच कालवीर स्पष्ट रूप से यह देख नहीं सका था कि सारिका कहाँ है, लेकिन अब वो स्पष्ट रूप से देख पा रहा था। उसकी आंखें चमक उठी, उनमें किसी खूंखार भेड़िए की तरह चमक दिख रही थी। यह लड़की वास्तव में आर्या जितनी अच्छी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी वो हर तरह से एक वास्तविक युवा महिला थी। उसकी प्राकृतिक रूप से चमकदार आंखें और सफेद दांत, सम्मोहक सुंदरता और सौम्य, सुंदर और आकर्षक चेहरा किसी को उसका दीवाना बना सकता था। विशेष रूप से उसकी आंखें जो इस समय घबराहट और भय से भरी हुई थीं, फिर भी चमचमाते झरने के पानी की तरह साफ और पारदर्शी थीं। कालवीर के मुंह के कोने से लगभग लार टपकने लगी। उसका दिल हिल गया। उसने मन में सोचा, वास्तव में आरव ने मुझसे झूठ नहीं कहा था। भले ही सारिका दिखने में आर्या से आगे नहीं है, लेकिन उसका स्वाद निश्चित रूप से आर्या जितना ही अच्छा होगा। इसके अलावा जब वह पूरी तरह से परिपक्व हो जाएगी तो यह जरूरी नहीं कि वो आर्या से कमतर हो। इस तरह की पिछड़ी हुई जगह पर दो विश्व सुंदरियों से मुलाकात होना वाकई मेरी इतनी लंबी यात्रा का प्रतिफल है। कालवीर को लगने लगा कि पहले वे कितना मूर्ख था कि वो इस जगह पर आने से मना कर रहा था। वो तो अच्छा हुआ कि मैं पिता के आदेश की अवहेलना नहीं कर सका और सौभाग्य से इस जगह पर आ गया। तो क्या होगा कहानी में आगे? कैसे बचेगी सारिका कालवीर के गंदे इरादों से? क्या सजा देने वाला कालवीर सारिका को? क्या वो उसका शिकार हो जाएगी या फिर होगा कोई चमत्कार? अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताएं। आगे जानने के लिए पढ़िए द वॉरियर ऑनली ऑन पॉकेट नोवेल पर।
न्यू इमेज व्हाट्सएप ग्रैप 63 लाइक्स 1 शेयर 628 सारिका के बचाव में खड़ा हुआ अर्थ। परवान ने आश्चर्य से कहा, सारिका ये तुम कैसे हो सकती हो? उसकी अभिव्यक्ति बार बार बदलने लगी। उसके चेहरे पर पहले आश्चर्य दिखा, फिर थोड़ा सदमा दिखने लगा और फिर उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। वहीं सारिका ने एक फिर अपना सिर नमे हिलाते हुए कहा, ये मैं नहीं हूँ लीडर, ये मैं नहीं हूँ। उसका पूरा चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया था। उसे वास्तव में कल रात गहन शक्ति ओपनिंग पाउडर चुराने का विचार आया था, लेकिन हरीन के द्वारा पकड़े जाने पर वे आज्ञाकारी रूप से अपने कमरे में वापस चली गई थी। उसे इस चोरी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। हे भगवान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि लापरवाह चोर एक छोटी लड़की होगी, कालवीर ने रहस्यमय अंदाज में कहा। लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि चाहे कोई भी, मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। लीडर, ये मैं नहीं थी। वास्तव में ये मैं नहीं थी जिसने इसे चुराया था। जरूर कहीं न कहीं कोई गलती हुई होगी, इसे चुराने वाली वास्तव में मैं नहीं हूँ। सारिका ने बार बार अपना सिर नमे हिलाया। उसका पूरा चेहरा पहले से ही पीला पड़ गया था। कालवीर ने गुस्से और सख्त आवाज में कहा, यह डिब्बा आपके कमरे में आपके तकिए नीचे पाया गया है। यदि तुमने इसे नहीं चुराया तो क्या इस डिब्बे के खुद से पंख निकल आए थे और यह उड़कर तुम्हारे कमरे में चला गया? युवा महिला, मैंने पहले ही तुम्हें अपना अपराध स्वीकार करने का मौका दिया था, लेकिन तुमने ही इसे स्वीकार नहीं किया। अब जब हमारे पास निर्णायक सबूत हैं और गवाह के रूप में चुरू कबीले के बाहर के अनगिनत लोग भी उपस्थित हैं, तो आप इसे नकार रही हैं। ऐसा लगता है कि अगर मैं तुम्हें कड़ी सजा न दूं तो आप अपना अपराध कभी कबूल नहीं करोगी। कड़ी सजा, इन शब्दों ने सारिका के पूरे शरीर को झकझोर दिया। वो तो अगर अर्थ ने उसे नहीं संभाला होता तो वो अब तक जमीन पर गिर गई होती। अर्थ की मुट्ठी जोर से भीगी थी। उसने ध्यान से कालवीर को देखा। उसके पुनर्जन्म के बाद ये पहली बार था जब उसके पूरे शरीर से जानलेवा चमक निकल रही थी। युवा मास्टर, कृपया शांत हो जाएं। परवान तुरंत आगे बढ़ा और घुटनों के बल बैठते हुए बोला, सारिका को चोरी करना वास्तव में अक्षम्य है, लेकिन वो वास्तव में बुरी इंसान नहीं है। मरे चोरू कबीले में उसे बहुत पसंद किया जाता है। इस चोरी के पीछे सारिका के पास कोई बहुत बड़ा कारण होना चाहिए, जिसे जानना आपके लिए जरूरी होगा। बड़ा कारण? कैसा बड़ा कारण? कालवीर ने गहरे भाव से पूछा। परवान ने सारिका और अर्थ की ओर देखा जो एक साथ खड़े थे। फिर उसने पछतावे के साथ कहा, सारिका हमारे 5वें बुजुर्ग की इकलौती बेटी है और उसका अर्थ नाम का एक भतीजा है जो उससे 1 साल बड़ा है। लेकिन उसका दुर्भाग्य यह है कि वो विकृत गहरी नसों के साथ पैदा हुआ था। वो अन्य क्षेत्रों में किस प्रकार आगे बढ़ता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गहन शक्ति के मामले में उसका जीवन पूरी तरह से बर्बाद माना जा सकता है। सारिका अपने भतीजे से बेहद प्यार करती है और वो हमेशा से उसकी गहरी नसों को ठीक करने का तरीका ढूंढ रही है, और ये बात तियान सिटी में हर कोई जानता है। यहाँ उपस्थित सभी लोग इस बात की पुष्टि कर सकते हैं। इस तथ्य से सारिका का गहन शक्ति ओपनिंग पाउडर चुराने का कारण स्पष्ट है, क्योंकि उसने सुना है कि यह पाउडर नष्ट हुई गहरी नसों को ठीक कर सकता है। इस प्रकार अपने भतीजे के लिए उसने ये लापरवाह अपराध किया है। हालांकि उसने अपराध किया है और इस बात के सबूत भी हमारे पास हैं, लेकिन मैं यंग मास्टर से विनती करता हूं कि इस तथ्य के कारण आप अपनी सजा में नरमी बरतेंगे। सारिका अभी युवा है और उसका दिल साफ है। हमारा चुरू कबीला यंग मास्टर की इस महान दयालुता के लिए आभारी रहेगा। परवान के शब्दों से बहुत लोगों के अंदर उसके लिए इज्जत बढ़ने लगी। उन्होंने देखा था कि कैसे परवान कालवीर की हर बात की प्रशंसा करता था, लेकिन कबीले के एक शिष्य की रक्षा के लिए उसने अपनी पूरी ताकत से माफी की भीख मांगी थी। इसके भले ही उसे कालवीर के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है। केवल अर्थ उसकी बात पर गुस्से में व्यंग्य कर रहा था। क्या निर्दोष प्रदर्शन है! यह वास्तव में छोटी चाची के लिए माफी की भीख मांग रहा है, या फिर वास्तव में उसके खिलाफ लगाए गए झूठे अपराध को पूरी तरह से वैध बना रहा है।
यदि अर्थ कोई बाहरी व्यक्ति होता तो वो भी उसकी बातों से ये विश्वास कर लेता कि वास्तव में सारा कुछ किया धरा सारिका का ही है। परवान के शब्दों को सुनने के बाद कालवीर की अभिव्यक्ति काफी नरम हो गई। उसने हल्के से कहा, तो बात इस प्रकार है, देखो मैं कोई दुष्ट या निर्दयी आदमी नहीं हूँ। चूंकि उसने ये सब अपने भतीजे की खातिर किया है, इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर वो आज्ञाकारी रूप से अपनी गलती स्वीकार कर लेती है और माफी मांग लेती है तो मैं इस पर विचार कर सकता हूँ। उसकी इस बात पर सारिका ने जोर से अपना सिर न में हिलाया। उसने अपने दांत पीस लिए और कर्कश आवाज में चिल्लाई, अगर मैंने ऐसा किया होता तो मैं निश्चित रूप से इसे कबूल कर लेती, लेकिन वास्तव में ये चोरी मैंने नहीं की है। मैं नहीं जानती कि ये चीज मेरे कमरे में कैसे पहुंची। यह अवश्य ही किसी प्रकार की गलती है होगी। लीडर कृपया मुझ पर विश्वास करें, यह वास्तव में मैं नहीं थी। सारिका के इस तरह चिल्लाने से कोई भी प्रभावित नहीं हुआ, बल्कि परवान के चेहरे पर भी थोड़ा गुस्सा दिखने लगा। सारिका वह लड़की थी जिसके पास इसे चुराने का सबसे बड़ा कारण था और यह मिला भी उसकी के कमरे से। यह तथ्य उसके अपराध को पूरी तरह से साबित करता था। फिर भी परवान ने अपनी गरिमा का ध्यान रखे बिना उसके लिए माफी की भीख मांगी थी और अब भी वो अपना अपराध कबूल नहीं कर रही थी। कालवीर की अभिव्यक्ति भी जो अभी अभी नरम हुई थी, एक बार फिर गहरी हो गई। उसने व्यंग्यात्मक तरीके से कहा, क्या गलती हुई है? हमारे चोरू संप्रदाय को व्यक्तिगत रूप से यह आपके कमरे से प्राप्त हुआ है। क्या आप ये कहना चाहती हैं कि हमारा महान संप्रदाय इस छोटे से कबीले की एक युवा महिला को जानबूझकर फंसा रहा है? इस समय अचानक चोरू कबीले के पहले बुजुर्ग खड़े हुए और सारिका से सख्त आवाज में कहा, सारिका, आपने इतनी बड़ी गलती की और इस तरह पूरे कबीले को अपमानित किया है। लीडर ने खुद आपके लिए माफी की गुहार लगाई और यंग मास्टर भी आपके ऊपर दया दिखाने के लिए तैयार थे। फिर भी आप अपना अपराध स्वीकार नहीं कर रही हो। यह सचमुच बेहद निराशाजनक है। निराशाजनक से भी अधिक यह अत्यंत हृदय विदारक है। दूसरे बुजुर्ग ने अपना सिर हिलाया और दुखी भाव से कहा, सारिका, चुरू संप्रदाय का अस्तित्व वास्तव में किस प्रकार का है ये बात आप बहुत अच्छे से जानती हैं। फिर भी आपको लगता है कि वे जानबूझकर और गलत तरीके से आप पर आरोप लगाएंगे। यदि आप गलती करने के बाद अपनी गलती की माफी मांगना सीख लें तो ये अच्छा होगा। तियान सिटी के दोस्तों के सामने तुम्हारा इस तरह का व्यवहार हमें बहुत शर्मसार करता है। मैं तुम एक के बाद एक दयनीय और ठंडी निगाहों को देखकर सारिका का कोमल शरीर कांप उठा और उसकी आंखों से आंसू की बूंदें टपकने लगीं। उसका दिमाग बिल्कुल खाली हो गया था। वह पूरा वाक्य भी नहीं बोल पा रही थी। इस समय अर्थ ने उसके छोटे से हाथ को हल्के से दबाया और उसके पास खड़े होकर गर्मजोशी भरी हल्की आवाज में कहा, जिसे केवल वही सुन सकती थी, छोटी चाची, डरो मत। फिलहाल कुछ भी मत कहो, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम अभी क्या कहती हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे आप पर विश्वास करते हैं या नहीं। मैं हमेशा छोटी चाची पर पूरा विश्वास करता हूँ, इसलिए अब सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। अर्थ की गहन शक्ति अल्प थी और उसका शरीर कमजोर था। वह निरंतर सारिका के संरक्षण में बढ़ा हुआ था। फिर यह कमजोर शरीर ही था जो उसके सामने खड़ा हुआ था। जब उसने अर्थ के सरल शब्द सुने तो उसके असहाय और बर्फ जैसे ठंडे विचार तुरंत शांत और गर्म हो गए। ऐसा लगा जैसे कि वो अपने बचपन में लौट गई हो, जहां जब भी कोई उसे परेशान करता था तो अर्थ उसके सामने खड़ा हो जाता था और अपने हाथों, पैरों और दांतों को सबसे खतरनाक हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हुए अपनी छोटी चाची को हर मुश्किल से बचा लेता था। अर्थ ने कुछ कदम आगे बढ़ाए और खांसने का नाटक किया, जिससे सभी का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हुआ। वह थोड़ा झुका और मुस्कुराते हुए कहा, यंग मास्टर कालवीर और अन्य 3 दोस्त जो दूर चुरू संप्रदाय से यहाँ आए हैं, मुझे अपना परिचय देने की अनुमति दें। मैं सारिका का भतीजा हूँ। अर्थ, मेरे पास कुछ प्रश्न है।
मैं चोरी हुए और बाद में बरामद हुए गहन शक्ति ओपनिंग पाउडर के संबंध में कबीले के लीडर से कुछ पूछना चाहता हूँ। शायद इस बात से किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ओह, तो आप तियान सिटी के कुख्यात कूड़े के टुकड़े हैं। कालवीर ने उदासीनता से उसकी ओर देखा और तिरस्कार के साथ उसका उपहास करते हुए कहा, ठीक है, मैं वास्तव में देखना चाहता हूं कि आप अपने प्रश्नों से क्या पता लगा सकते हैं। अर्थहीन, जिनका चेहरा पहले से ही पीला पड़ चुका था, ने हल्के से कहा। लेकिन अर्थ ने उनकी ओर देखे बिना ही अपने हाथ से इशारा करते हुए उन्हें चुप रहने का संकेत दिया। अच्छी बात है, अर्थ ने अपना सिर हिलाया और अपनी नजर परवान की ओर करते हुए कहा, लीडर से पूछने के लिए मेरे पास कुछ प्रश्न हैं जो मैं आपसे गहन शक्ति ओपनिंग पाउडर के बारे में पूछना चाहता हूं। परवान के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही अर्थ ने पूछना शुरू कर दिया। पहला सवाल, कबीले मास्टर, कबीले में चाहे गहन शक्ति या मानसिक स्थिति या बुद्धिमानी या फिर समझदारी की बात हो, आप सभी में सबसे उत्कृष्ट माने जाते हैं। इससे भी अधिक आपका स्वभाव स्थिर और विवेकपूर्ण है। यदि ऐसा नहीं होता तो आप हमारे कबीले के लीडर नहीं होते। यह बाचुरु कबीले, यहाँ तक कि पूरे तियान सिटी में हर कोई बिना किसी अपवाद के मानता है। तो सवाल यह है कि कबीले मास्टर के विवेकपूर्ण स्वभाव के साथ चुरु संप्रदाय से उपहार प्राप्त करने के बाद उसे सुरक्षित रखने का सबसे अच्छा तरीका इसे अपने पास रखना होता, क्योंकि यह सबसे ज्यादा सुरक्षित केवल आपके पास ही हो सकता था। लेकिन कबीले मास्टर ने इसके बजाय इसे अस्पताल में छोड़ दिया, जो पूरे कबीले का सबसे असुरक्षित स्थान कहा जा सकता है। इस पर लीडर क्या सोचते हैं? अर्थ, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? पहले बुजुर्ग ने अचानक चिल्लाकर कहा, क्या आप यह कहना चाहते हैं कि लीडर ने ही पहले इसे चुरा लिया और बाद में दोष सारिका पर डाल दिया? ये मत भूलिए कि वास्तव में आप ही वो कारण है जिसके लिए सारिका ने गहन शक्ति ओपनिंग पाउडर चुराया था। अगर तुम इसी तरह बकवास करते रहे और पीछे नहीं हटे तो तुम्हें भी इसके लिए सजा मिलेगी। उत्तेजित मत होइए। प्रथम बुजुर्ग अर्थ ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया और कहा, मैं तो सिर्फ अपने दिल में संदेह व्यक्त कर रहा हूँ और मुझे विश्वास है कि यहाँ उपस्थित अधिकांश लोगों के मन में यह सवाल होगा। यहाँ उपस्थित लोगों में सभी लोग लीडर की प्रतिभा को अच्छे से जानते हैं और वे इस बात से जरूर हैरान होंगे कि लीडर ने इस बात को इतनी लापरवाही से क्यों संभाला। निसंदेह कबीले मास्टर निर्दोष हैं। वह ऐसा नीच और गंदा काम कभी नहीं कर सकते हैं जिसे सभी लोग तुच्छ समझें। मुझे यकीन है कि लीडर हमें इसका एकदम सटीक स्पष्टीकरण देंगे। क्या मैं सही कर रहा हूँ लीडर? चुरु कबीले और तियान सिटी के लोग अर्थ को चोरी छिपे घूरते रहे। वे जिस अर्थ को वे जानते थे वो एक कमजोर और डरपोक व्यक्ति था, एक ऐसा व्यक्ति जो बाहरी लोगों के संपर्क में आने से भी डरता था। लेकिन वो न केवल इस तनावपूर्ण माहौल में इतने लोगों के सामने खुलकर बोलने में सक्षम था, बल्कि जब पहले बुजुर्ग ने उस पर चिल्लाया तब भी उसकी अभिव्यक्ति में कोई बदलाव नहीं आया। यह अर्थ और वो डरपोक अर्थ जिसे वे जानते थे, लोगों को दो अलग इंसान प्रतीत हो रहे थे, नीच और गंदा जिसे सभी लोग तुच्छ समझेंगे। इन कुछ शब्दों के कारण परवान का चेहरा भी कुछ समय के लिए सिक उड़ गया। उसने अर्थ की ओर देखने के लिए अपना चेहरा उठाया और मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, उत्तेजित ना हो ये प्रथम बुजुर्ग, अर्थ के लिए इस तरह के सवाल करना सामान्य बात है। और जैसा उन्होंने कहा, यहाँ हमारे कई दोस्तों के मन में भी सही सवाल होना चाहिए। दरअसल जब यंग मास्टर ने मुझे गहन शक्ति ओपनिंग पाउडर दिया था तो मैंने उसे अपने रखने की तैयारी कर ली थी। हालांकि यह एक उच्च श्रेणी की दवा है जो बेहद कीमती भी है, लेकिन दवा का ग्रेड जितना ऊंचा होता है उसका प्रभाव भी खत्म करना उतना ही आसान होता है। अगर इस खजाने के मामले में इसका थोड़ा सा भी प्रभाव कम हो जाए तो भी यह एक बड़ा नुकसान होगा। अगर मैं इसे अपने साथ ले जाता तो यह अक्सर अशुद्ध ऊर्जा के संपर्क में आ जाता। इसलिए भले ही यह एबोनी बाइक्स के द्वारा संरक्षित है, फिर भी इसका प्रभाव आसानी से समाप्त हो जाता। यही कारण है कि मैंने इसे अस्पताल के अंदर रखा।
अस्पताल के अंदर अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां एकत्रित हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वहां पर भारी मात्रा में औषधीय ऊर्जा भरी हुई है। जहां पर गहन शक्ति ओपनिंग पाउडर का प्रभाव आसानी से खत्म नहीं हो सकता है। यही कारण है कि मैंने इसे अस्पताल में रखा, न कि अपने पास। परवान ने बोलना समाप्त करने के बाद जोर से आप भरी। लीडर परवान की व्याख्या पूरी तरह से सही थी। पहला बुजुर्ग एक बार फिर चिल्लाया, अर्थ क्या आपने स्पष्ट रूप से सुना? लीडर ने इस सावधानी पूर्वक कारण से बाइक्स को अस्पताल में रखा था। वो वास्तव में गहन शक्ति ओपनिंग पाउडर की रक्षा करना चाहते थे। किसने सोचा था कि घर में कोई चोर आ जाएगा? आपको और क्या कहना है? ओह, तो यह बात है। अर्थ ने अपना सिर हिलाया, जैसे कि वह परवान के स्पष्टीकरण से प्रसन्न हो। मेरा दूसरा प्रश्न जो मैं पूछना चाहता था वह संयोगवश इस औषधीय ऊर्जा से संबंधित है। अर्थ ने अपनी आंखें सिकुड़ लीं और धीरे धीरे हंसते हुए कहा, औषधीय ऊर्जा के संबंध में हमारे कबीले की अस्पताल ने वर्षों से विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां एकत्र कर रखी हैं, जिनमें सबसे ज्यादा मात्रा में पतली शुद्ध घास नाम की जड़ी बूटी है और इसकी सुगंध मीठी मछली की तरह होती है। लीडर को यह भी पता है कि गहन शक्ति ओपनिंग पाउडर बाला बाइक्स ब्लैक बोनी से बना है, जो उसके अंदर की चीज को आसपास की ऊर्जा से बचाने का कार्य करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ब्लैक बोनी अंदर के सामान की रक्षा करने में सक्षम क्यों होता है? खैर, इसका एक सरल कारण है। ब्लैक बोनी में एक मजबूत अवशोषण क्षमता होती है, जिससे इसके आसपास की ऊर्जा को यह अवशोषित कर लेता है और इसके अंदर का सामान सुरक्षित रहता है। मेरे हिसाब से यहाँ थोड़ा सा भी चिकित्सा ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को यह बात पता होनी चाहिए। उसकी इस बात पर काफी लोगों ने चुपचाप अपना सिर हिलाया। अगर ब्लैक बोनी बाइक्स, जिसके अंदर गहन शक्ति ओपनिंग पाउडर था, वो एक निश्चित समय के लिए अस्पताल में रखा गया था, इससे स्पष्ट है कि बाइक्स ने काफी मात्रा में औषधीय ऊर्जा को अवशोषित किया होगा और उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में शुद्ध पतली घास की औषधीय ऊर्जा होगी। ब्लैक बोनी की प्रकृति के अनुसार भले ही यह ऊर्जा को तेजी से अवशोषित करता हो, लेकिन ये ऊर्जा को बाहर निकालने में बहुत धीमा है। इसलिए भले ही इसे अस्पताल से हटा लिया गया हो, फिर भी इसमें अभी भी शुद्ध पतली घास की औषधीय ऊर्जा की सुगंध होनी चाहिए। तो क्या कबीले मास्टर हमें यह जांचने की अनुमति देंगे कि इसमें मीठी मछली की तरह वो गंध है जो कि इसमें होनी चाहिए? अर्थ ने हंसते हुए कहा। अर्थ के इन शब्दों को सुनकर परवान के चेहरे का रंग तुरंत उड़ गया। उसका शरीर कांप उठा। उसे उम्मीद नहीं थी कि अर्थ का ज्ञान चिकित्सा के क्षेत्र में इतना गहरा होगा। तो क्या होगा कहानी में आगे? क्या परवान अर्थ को बाइक्स की जांच करने देगा? और क्या होगा अर्थ का अगला प्रश्न? क्या अर्थ सारिका को निर्दोष साबित कर पाएगा? जानने के लिए पढ़िए द वॉरियर ओनली ऑन पॉकेट नोवेल पर। न्यू इमेज 72 लाइक्स 1 शेयर्स 629 योजना पड़ी उल्टी। अर्थ ने जब बाइक्स की जांच करने को कहा तो परवान के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन वो कुछ कहता उससे पहले ही एक बार फिर पहला बुजुर्ग बीच में बोल पड़ा, अर्थ, आप अभी भी लीडर पर संदेह कर रहे हैं। आप अपनी छोटी चाची को बचाने के लिए लीडर से जबरदस्ती सवाल जवाब कर रहे हैं। ये बहुत ही अनुचित है। बुजुर्ग की बात पर परवान बोला, गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं। प्रथम बुजुर्ग, उनके बुआ भतीजे का रिश्ता हमेशा से घनिष्ठ रहा है, इसलिए वो हर कीमत पर उसे दोषमुक्त करना चाहेगा। इसके अलावा उसने जो कहा वो उचित भी है। अब चूंकि अर्थ बाइक्स की जांच करवाना चाहता है तो हम ये बेशक करेंगे, लेकिन गहन शक्ति ओपनिंग पाउडर एक अनमोल खजाना है, इसलिए हम ये किसी के भी हाथों में नहीं दे सकते। तो फिर क्यों न ऐसा किया जाए कि यंग मास्टर कालवीर खुद इसकी जांच करें। अर्थ ने मन ही मन उसका मजाक उड़ाया, लेकिन अपने चेहरे के भाव बिल्कुल नॉर्मल रखे और फिर सिर हिलाते हुए कहा, बेशक अगर यंग मास्टर इसकी जांच करते हैं तो ये सबसे बढ़िया होगा। क्या यंग मास्टर हमें इस डिब्बे की गंध को सूंघकर मेरे दिल के संदेह को दूर कर सकते हैं? कालवीर और परवान ने एक दूसरे की आंखों में देखा और मन में सोचा कि
वास्तव में इस मूर्ख अर्थ को ये पता लगा पाना असंभव होगा कि हम दोनों पहले से ही उसके साथ खेल रहे हैं। कालवीर ने बाइक्स अपने में हाथ में लिया और लापरवाही से उतर दिया। मैं इसे आपकी ओर से जरूर सूंघूंगा। उसके बाद उसने बाइक्स को अपनी नाक के पास लाकर गंभीरता से उसे सूंघना शुरू कर दिया। फिर उसने अपनी भौहें सिकुड़ ली और बोला, हालांकि इसकी गंध ज्यादा तेज तो नहीं है, लेकिन इसमें से वास्तव में एक मीठी मछली जैसी गंध आ रही है। इसके बाद प्रथम बुजुर्ग चापलूसी करते हुए बोला, यह सही है। यंग मास्टर जैसी हैसियत वाला व्यक्ति तो यहाँ झूठ नहीं बोल सकता। इसी के साथ वो भी आगे बढ़ा और बाइक्स को जोर से सूंघा। फिर उसने अपना सिर हिलाया और कहा, इसमें वास्तव में मीठी मछली जैसी गंध है। तुम्हें अब कुछ और कहना है? अर्थ युवा मास्टर कालवीर और लीडर आपको पहले ही बहुत सम्मान दे चुके हैं। यदि आप उन्हें इसी तरह परेशान करना जारी रखते हैं तो मैं खुद तुम्हें इसकी सजा दूंगा। कृपया शांत हो जाइए। पहले बुजुर्ग अर्थ ने अपनी बाहें नीचे करते हुए कहा। उसके भाव थोड़े अजीब हो गए थे। अर्थ ने बोलना शुरू किया, यंग मास्टर और प्रथम बुजुर्ग दोनों को इसमें से मीठी मछली जैसी सुगंध महसूस हुई है, लेकिन वास्तव में पहले थोड़ा लापरवाह हो गया था और गलती से मैं मीठी मछली जैसी गंध बोल गया। लेकिन वास्तव में शुद्ध पतली घास से अपने वाली गंध मीठी मछली जैसी नहीं होती है, बल्कि ये एक कड़वी गंध होती है। इस बात की पुष्टि आप अस्पताल से शुद्ध पतली घास मंगवा कर सकते हैं, तो फिर आपको मीठी मछली जैसी गंध कैसे महसूस हुई? ये बात मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या मुझे कोई समझाने की कोशिश करेगा? एक बार जब अर्थ ने ये शब्द कहे तो सभी के भाव बदल गए। कालवीर, परवान और प्रथम बुजुर्ग के भाव तुरंत कठोर हो गए। हालांकि उन्होंने जल्द ही अपने भाव सामान्य कर लिए, लेकिन उनके बदलते चेहरों को कई लोगों ने महसूस कर लिया था। बहुत से लोगों के दिल जोर जोर से धड़कने लगे। उन्हें माहौल में आता बदलाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। वहीं आर्या भी अपने पति की इस चतुराई पर अंदर ही अंदर खुद को हंसने से नहीं रोक पाई। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान और अर्थ के लिए प्रशंसा के भाव दिख रहे थे। तभी पहले बुजुर्ग ने गुस्से में फटते हुए कहा, अर्थ, तुम अभी भी अपना मुंह बंद नहीं कर रहे हो। लड़के, तुम न केवल सारिका को बचाने की नाकाम कोशिश कर रहे हो, बल्कि तुम अभी भी लीडर और यंग मास्टर से सवाल करने की हिम्मत कर रहे हो। मैं देख रहा हूँ कि तुम जानबूझकर हमारे साथ खेल रहे हो और लगातार बकवास कर रहे हो। प्रथम बुजुर्ग का चेहरा शर्म से भर गया था और उसने परवान और कालवीर की ओर नजर करते हुए कहा, यंग मास्टर, लीडर, आपको अब उसकी बकवास सुनने की जरूरत नहीं है। हमारे पास पहले से ही चोरी के सारे सबूत हैं। इस अर्थ ने न केवल अपराधी को बचाने की कोशिश की, बल्कि यंग मास्टर को नाराज करने की हिम्मत भी दिखाई है। इसलिए सारिका के साथ इसे भी दंडित किया जाना चाहिए। सभी लोग इस समय प्रथम बुजुर्ग की झुंझलाहट को देख सकते था, और जहां तक गलत सुगंध की बात थी तो उन्होंने इसे पूरी तरह से टाल दिया था और स्पष्टीकरण का शब्द भी नहीं दिया था। उसकी बात पर अर्थ ने कहा, चूंकि प्रथम बुजुर्ग मेरी बकवास सुनना नहीं चाहते तो मैं पूरी तरह से बोलना बंद कर दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं अपना आखिरी प्रश्न पूछना चाहता हूं, जो कि चुरु संप्रदाय के मेहमान झिंगा से हैं। यह एक अत्यंत सरल प्रश्न है और उम्मीद है कि मेहमान झिंगा इस प्रश्न का उत्तर हमें अवश्य देंगे। अगर आप इस प्रश्न का सही उत्तर देते हैं तो मैं मान लूंगा कि मेरी छोटी चाची वास्तव में चोर हैं और मैं आगे एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। और अगर आप चाहें तो छोटी चाची के साथ मुझे भी सजा दे सकते हैं। परवान और बाकी लोगों की प्रतिक्रिया के इंतजार किए बिना ही अर्थ की नजर झींगा पर चली गई और उसने प्रश्न पूछते हुए कहा, मेहमान झींगा, आपने कहा कि आपको ये बाइक्स मेरी छोटी चाची के तकिए के नीचे से मिला, तो क्या आप बता सकते हैं कि मेरी छोटी का बिस्तर कमरे में पूर्व की ओर है या फिर पश्चिम की ओर? और उस तकिए का रंग क्या है जिसके नीचे से आपको यह बाइक्स मिला है? झींगा की अभिव्यक्ति तुरंत कठोर हो गई, जबकि कालवीर और परवान के चेहरे भदे हो गए। झींगा अर्थ के सवाल पर कुछ भी नहीं बोल सका। उसकी चुप्पी को देखकर अर्थ ने आगे कहा,
यदि आप मेरी छोटी चाची के आंगन में गए और उनके तकिए के नीचे से बाइक्स प्राप्त किया तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत सरल होना चाहिए। मुझे इनका जवाब दीजिए। आपको केवल इन प्रश्नों के जवाब देना है और मेरी छोटी चाची बिना कोई शब्द कहे अपना अपराध स्वीकार कर लेंगी। क्या हुआ? तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे? क्या आप इतने सरल प्रश्नों का उत्तर भी नहीं दे सकते? वास्तव में आप मेरी छोटी चाची के कमरे में गए भी नहीं हैं, लेकिन आपने ये दावा किया कि आपको ये बाइक्स मेरी छोटी चाची के तकिए के नीचे से मिला। ऐसा कैसे हुआ? झींगा की चुप्पी और कालवीर एवं परवान के बिगड़ते चेहरों को देखकर एक मूर्ख व्यक्ति भी इस बात का पता लग सकता था कि वास्तव में चल क्या रहा है। परवान ने अर्थ के पहले प्रश्न का उत्तर गलत दिया था, लेकिन तुरंत आए दूसरे प्रश्न ने उसे लगभग खाई में धकेल दिया और जहां तक तीसरे सवाल की बात है तो यह स्पष्ट रूप से उनके गाल पर एक जोरदार तमाचा था। अर्थ। सारिका ने अपना चेहरा अपने दोनों हाथों में छिपा लिया क्योंकि उसकी आंखें धुंधली हो गई थीं। कोई भी व्यक्ति उस पर विश्वास नहीं कर रहा था। सभी ने उसके साथ अन्याय किया। केवल अर्थ ही वह व्यक्ति था जिसने सारिका पर विश्वास किया और उसे बचाने के लिए निडरता से ऐसे लोगों का सामना किया जिन्हें पूरा कबीला भी भड़काने की कोशिश नहीं करेगा। अर्थ की इस छवि ने उसके दिल पर एक गहरी छाप छोड़ दी थी और यह याद जीवन भर उसके साथ रहने वाली थी, जिसके गायब होने की कोई संभावना नहीं थी। आर्या की अभिव्यक्ति फिर एक बार चकित हो गई। प्रश्नों के उत्तर गलत दिए गए ये बात हर कोई जानता था, लेकिन उसने केवल कुछ सवालों के साथ पूरी स्थिति को बदल दिया और साथ ही उनके झूठ को उजागर किया। आर्या ने मन ही मन कहा, मैं वास्तव में अभी भी उसे पूरी तरह नहीं समझ पाई हूँ। नहीं, यह कहना चाहिए कि उसने अपना असली चेहरा सभी से छुपा रखा है, क्योंकि उसके भयावह चिकित्सा कौशल के बारे में किसी को भी नहीं पता है, जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख सकता है। सभी लोगों के चेहरों के भाव अचानक बदल गए थे। हालांकि पहले बुजुर्ग के चेहरे पर किसी भी बदलाव का कोई निशान नहीं था। इसके बजाय वह और अधिक क्रोधित हो गया। वह शुरू से ही जानता था कि यह सब सारिका को दोषी ठहराने के लिए साजिश चल रही थी। जैसे ही उसने कालवीर को देखा, जिसके नजरें सारिका को देखकर किस तरह अपनी हवस को दिखा रही थी, उसने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन उसके गले से शब्द ही नहीं निकले। इस बार अर्थ के वाक्यों ने उन सभी लोगों के सामने उनके शातिर इरादों को उजागर कर दिया था। लेकिन उसके बाद भी क्या उन्हें शर्म आनी चाहिए? क्या उन्हें माफी मांगनी चाहिए? इसका जवाब स्पष्ट रूप से न था, क्योंकि उनके लिए ऐसा करना असंभव था। बल्कि इसके बजाय उन सभी के चेहरे गुस्से से लाल दिखने लगे और उनके क्रोध का ज्वालामुखी अब अर्थ और सारिका पर फटने वाला था। ऐसा सिर्फ इसलिए था क्योंकि वे चुरू संप्रदाय से थे। अर्थ। साले हरामी, तू अब भी चुप नहीं हुआ? प्रथम बुजुर्ग और ज्यादा शांत नहीं रह सका और गुस्से में फूटते हुए अर्थ से चिल्लाते हुए कहा, तू बार बार लीडर और हमारे मेहमानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। आखिर तेरा मकसद क्या है? महान चुरू संप्रदाय सारिका को फंसाने की कोशिश क्यों करेगा? दुनिया में हर कोई चुरू संप्रदाय की प्रतिष्ठा के बारे में जानता है। अगर उन्होंने कह दिया कि गहन शक्ति पाउडर सारिका के कमरे में मिला है, तो तियान सिटी में किसी को भी उनके विरुद्ध सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। तभी दूसरे बुजुर्ग ने कहा, इस लड़के ने बार बार सामान्य मेहमानों के खिलाफ प्रश्न उठाया है, जो कि काफी अपमानजनक है। इसलिए मैं लीडर से आग्रह करता हूं कि सारिका और बकवास करने वाले इस अर्थ की शीघ्र गिरफ्तारी की जाए। वहां पर उपस्थित लोगों को स्पष्ट रूप से सब कुछ पता चल गया था, लेकिन किसी ने भी कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। सभी की आंखों में इस वक्त अर्थ के लिए दया के भाव थे। भले ही अर्थ ने उन लोगों की चालाकी को अच्छे से समझ लिया था और उनकी योजना और सच्चाई को सबके सामने उजागर भी किया था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। कालवीर का चेहरा पहले ही गुस्से से काला पड़ गया था। उसने नहीं सोचा था कि उसकी परफेक्ट योजना इतने सारे लोगों के सामने उसी पर उल्टी पड़ जाएगी।
हालांकि सभी लोग उसे भयभीत नजरों से देख रहे थे और उसके सामने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरे से उसे महसूस हो रहा था कि वे सभी उसे मन ही मन गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं और उसे एक नीच कुत्ते के रूप में देख रहे हैं। और ये सब अर्थ के कारण हो रहा था। कालवीर अत्यधिक क्रोधित हो गया था, उसके शरीर से एक खतरनाक जानलेवा चमक निकल रही थी। उसने गहरी आवाज में कहा, मैं प्रतिष्ठित चुरु संप्रदाय का सदस्य चुरु कबीले के एक बेकार कचरे के टुकड़े के किसी भी सवाल का जवाब देने का दायित्व नहीं रखता। चुरु कबीले में जो भी व्यक्ति कानून प्रभारी है वो तुरंत इस चोर और उस कचरे के टुकड़े का गिरफ्तार करें। उसकी बात को सुनकर चौथा बुजुर्ग तुरंत आगे आया और अपनी खतरनाक नजर सारिका की ओर करते हुए बोला, सारिका और अर्थ, तुम दोनों पहले ही गंभीर अपराध कर चुके हो। अपनी सजा का इंतजार करने के लिए तुरंत मेरे साथ कानून प्रवर्तन कक्ष में चलो। स्थिति में फिर से अचानक बदलाव आ गया। यह स्पष्ट था, अर्थ ने उन्हें बेनकाब कर दिया था, फिर भी उन लोगों ने अपने गौरव की परवाह किए बिना सारिका और अर्थ को सजा सुना दी थी। अर्थ इस बार वास्तव में थोड़ा चिंतित हो गया। वो थोड़ा पीछे हटा और आर्या के पास पहुंच गया। उसने आर्या से पूछा, आर्या मेरी वाइफ ही, तुम्हारी मास्टर कहाँ है? पता नहीं, आर्या ने स्पष्ट उत्तर दिया। पता नहीं, इस शब्द से अर्थ का पूरा शरीर कांप गया। उसने बेरहमी से चुरु संप्रदाय के मुंह पर जोरदार तमाचा मारने की हिम्मत क्यों की थी? क्या इसलिए कि वो हिम्मत वाला था? बिल्कुल नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो जानता था आर्या की मास्टर आसपास के क्षेत्र में ही है और पिछली रात को उसने आर्या से अपनी मास्टर को सूचित करने के लिए भी कहा था। लेकिन आर्या ने उससे केवल इतना कहा कि पता नहीं, इस बात से अर्थ की आत्मा तक हिल गई। उसे अपने आप को थप्पड़ मारने का मन करने लगा। तो क्या होगा कहानी में आगे? क्या सजा मिलेगी अर्थ और सारिका को? क्या आर्या की मास्टर अर्थ को बचाने आएगी? जानने के लिए पढ़िए द वॉरियर ओनली ऑन पॉकेट नोवेल पर 68 लाइक्स 2 कमेंट 0 शेयर्स 36 अर्थ का सबसे बड़ा सच आया सामने। ताकत के मामले में चौथे बुजुर्ग कबीले के शीर्ष 5 लोगों में शामिल थे, इसलिए जाहिर था कि अर्थ और सारिका उनका विरोध नहीं कर सकते थे। लेकिन जैसे ही वो अर्थ और सारिका को पकड़ने वाला था, एक लंबी छाया उनके सामने आ गई। उसके शरीर से भारी मात्रा में गहन शक्ति निकल रही थी। उस छाया ने चौथे बुजुर्ग पर एक जोरदार हमला किया, जिससे वो उड़ता हुआ दूर जाकर गिरा और लगभग 10 से 12 कदम लड़खड़ाने के बाद वापस अपना संतुलन बना पाया। पूरे चोरू कबीले के भीतर, या फिर कहें कि पूरे तियान शहर के अंदर, केवल एकमात्र व्यक्ति था जो चौथे बुजुर्ग को केवल एक हमले से पीछे हटने पर मजबूर कर सकता था, और वो था आत्मा गहन क्षेत्र के 10वें स्तर वाला हरिण, यानी कि अर्थ के दादा और सारिका के पिता। उसके इस तरह बीच में आ जाने से चौथे बुजुर्ग ने कहा, हरिण, क्या आप बेशर्मी से उनकी रक्षा करना चाहते हैं? यदि यह पहले होता तो निश्चित ही चौथा बुजुर्ग हरिण के सामने खड़े होने की भी हिम्मत नहीं करता, लेकिन इस समय वे पूरे आत्मविश्वास से भरा हुआ था। हालांकि हरिण ये जानता था कि क्या हो रहा है और उसके संघर्ष का कोई फायदा नहीं होने वाला है, लेकिन वो चुपचाप अर्थ और सारिका के साथ इस तरह अन्याय होते हुए नहीं देख सकता था। उसने चौथे बुजुर्ग को नजरअंदाज करते हुए मंच की ओर देखा और कहा, लीडर परवान, आज के मामले में मेरे पास बोलने के लिए कुछ है जो मैं कहना चाहता हूँ। ये बिल्कुल असंभव है कि मेरी बेटी सारिका गहन शक्ति ओपनिंग पाउडर चुरा सकती है। हाँ, सारिका आपकी बेटी है तो आप तो ऐसा ही कहेंगे, प्रथम बुजुर्ग ने ठंडे स्वर में हंसते हुए कहा। लेकिन सच्चाई पहले से ही सबके सामने है, आप जो भी कहेंगे वो पूरी तरह से बेकार साबित होगा। यदि आप फिर भी इन दोनों को बचाने का साहस करते हैं तो फिर मैं भूल जाऊंगा कि आप कबीले के बुजुर्ग हैं और मैं आपको भी गिरफ्तार कर लूंगा। चूंकि इस समय वो कालवीर के बगल में खड़ा था, इसलिए उसके पास दिन दहाड़े झूठ बोलने के लिए पर्याप्त आत्मविश्वास था और उसके चेहरे के भाव ऐसे थे जैसे कि वो जो भी बोल रहा था वो पूरी तरह सत्य हो। हरिण ने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और उसने अपना दिमागी संतुलन बरकरार रखते हुए कहा,
लीडर परवान, ये बात सच है, सारिका गहन शक्ति ओपनिंग पाउडर के बारे में जानती थी और इसके बारे में मैंने ही उसे बताया था, लेकिन उसे इसके बारे में बताने के बाद मुझे थोड़ा पछतावा हुआ क्योंकि मुझे डर था कि वो उसे चुराने की कोशिश करेगी। इसलिए मैं पूरी रात उसके आंगन के दरवाजे के सामने खड़ा होकर पहरा देता रहा और उसने रात से सुबह तक अपना आधा कदम भी आंगन के बाहर नहीं रखा। पहले बुजुर्ग ने तिरस्कार पूर्व उसका उपहास किया और कहा, अपनी बेटी को बचाने के लिए आप वास्तव में इस तरह के हास्यास्पद तरीके सोच रहे हैं। लेकिन सोचो, क्या कोई तुम्हारी इन बनावटी बातों पर यकीन करेगा? हरीन का चेहरा ठंडा और दृढ़ हो गया। उसने ऊंची आवाज में कहा, मैंने हमेशा एक सीधा और ईमानदार जीवन जिया है। हालांकि मैं एक सच्चा और सज्जन व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन मैंने किसी निम्न दर्जे के व्यक्ति को कभी हेय दृष्टि से नहीं देखा है और न ही कभी किसी को नुकसान पहुंचाया है और न किसी को कभी धोखा दिया है। मैंने जो भी पहले कहा, यदि उसमें आधा भी झूठ हो तो स्वर्ग और पृथ्वी मुझे दंड दें, मुझे भयानक मृत्यु की सजा दे। हरीन ने बहुत ही भारी शब्द कहे थे जो लोगों के दिलों पर छा गए। हरीन न केवल तियान सिटी में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था, बल्कि उसकी ईमानदारी के बारे में हर कोई जानता था। वास्तव में उसके लिए यह शपथ लेना जरूरी नहीं था कि आकाश और पृथ्वी मुझे सजा दे, फिर भी उसने ये शपथ ली ताकि दूसरों को उसकी बातों पर यकीन हो सके। अर्थ के सवालों के कारण लोगों के सामने सच्चाई पहले ही आ चुकी थी, लेकिन उनमें से कोई भी चुरू संप्रदाय के सामने बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता था। इसलिए भले ही हरीन ने और अधिक सबूत पेश किए थे, फिर भी ये सब बेकार साबित होना था, बल्कि कालवीर और ज्यादा नाराज हो सकता था। हा हा हा। चुरू कबीले के बीच अचानक एक तिरस्कारपूर्ण हंसी गूंज उठी। आरव, जिसने अब तक बोलने की रहमत नहीं उठाई थी, अचानक खड़ा हो गया और सामने आया। वह हरीन की ओर मुड़ा और उन्हें देखकर हंसते हुए कहने लगा, इस मामले में मुझे बोलने या हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं, लेकिन अचानक जब मैंने पांचवें बुजुर्ग का भव्य भाषण सुना तो मैं खुद को रोक नहीं सका। एक व्यक्ति जिसने पिछले 16 वर्षों से पूरे चोरू कबीले को बेवकूफ बनाया है, वो खुद को एक सीधा और ईमानदार व्यक्ति होने का दावा कर रहा है, जिसने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। यह तो एक भयंकर बड़ा मजाक है। पिछले 16 वर्षों से पूरे चोरू कबीले को मूर्ख बनाया गया है। इन कुछ शब्दों ने सभी को चौंका दिया। जैसे ही हरीन ने आरव के शब्दों को सुना, तुरंत ही उसके दिल में एक बुरा अनुमान उभर आया। आरव, आपका क्या मतलब है? हरीन ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए धीमी आवाज में पूछा। तभी परवान ने भी अपने चेहरे पर गंभीर भाव के साथ कहा, आरव, पांचवें बुजुर्ग हमेशा गुणी और प्रतिष्ठित व्यक्ति रहे हैं। तुम्हें ऐसे ही उनके बारे में कुछ भी अनाप शनाप नहीं बोलना चाहिए। आरव ने थोड़ा झुककर कहा, पिताजी कृपया आप निश्चिंत रहें। आपका बेटा इतने लोगों के सामने कुछ भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं करेगा। जैसे ही उसने हरीन को देखा, उसकी आंखें सिकुड़ गईं और वो मंद मंद मुस्कुराते हुए बोला, पांचवें बुजुर्ग, आप एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति होने का दावा करते हैं जिसने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, तो क्या आप अपने बेटे अधीर के जीवन भर के सम्मान और गौरव की प्रतिज्ञा करते हुए ये बोलने का साहस करते हैं कि अर्थ वास्तव में आपका रक्त संबंधी पोता है? आरव के शब्दों को सुनकर हरीन का पूरा शरीर कांपने लगा। उनकी पुतलियां सिकुड़ गईं और वो अपनी जगह पर स्तब्ध होकर खड़े रहे। आरव की भयानक मुस्कान को देखते हुए उन्हें तुरंत ये एहसास हुआ कि उस दिन कब्रिस्तान में अपने बेटे की कब्र के सामने वो जो भी बड़बड़ा रहे थे, आरव ने वो स्पष्ट रूप से सुन लिया था। आरव ने जो भी कहा उससे लोगों में तुरंत हंगामा मच गया, और जब उन्होंने अपना ध्यान हरीन के ऊपर किया तो उनके मुंह खुले के खुले रह गए। उनकी असामान्य प्रतिक्रिया को देखते हुए लोगों का आश्चर्य कई गुना बढ़ गया। इसके साथ ही लोगों में फुसफुसाहट की आवाजें भी तेज होने लगीं। अर्थ भी पूरी तरह से हैरान था। जब उसने हरीन की प्रतिक्रिया पर ध्यान दिया तो उसकी हैरानी और भी ज्यादा बढ़ गई। सारिका के भाव तो और ज्यादा नाजुक हो गए थे। वो इस समय हरीन को खोखली दृष्टि से देख रही थी। आरव, तुम वास्तव में क्या कहना चाहते हो? परवान ने गंभीरता से पूछा।
आरव ने अपने पिता की ओर देखकर सम्मान पूर्वक कहा, कुछ दिन पहले मैं जब पूर्वजों को प्रणाम करने पीछे के पहाड़ पर कब्रिस्तान में गया था तो संयोग से मेरी मुलाकात पांचवें बुजुर्ग से हो गई जो अपने बेटे की कब्र के सामने बड़बड़ा रहे थे, लेकिन मैंने इसे स्पष्ट रूप से सुना था कि वास्तव में अंकल अधीर का असली बेटा नहीं है। हरीन की प्रतिक्रिया से लोगों को सच्चाई का थोड़ा अनुमान तो हो ही गया था, लेकिन अब जब आरव ने इतनी स्पष्ट रूप से इस बात की घोषणा की थी तो हर कोई पूरी तरह से चकित हो गया। जो लोग हरीन को अच्छे से जानते थे और उनके मित्र थे, उन्होंने अपनी आंखें और भी चौड़ी कर ली। उनके चेहरे इस समय अविश्वास से भरे हुए थे। परवान का चेहरा भी सदमे से भरा था। उसने तुरंत गंभीरता से कहा, आरव, यह एक बड़ा मामला है जो कि हमारी वंशावली से जुड़ा है। आप इस मामले में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं कर सकते। आरव ने दृढ़ता से उत्तर दिया, बेशक मैं इतने बड़े मामले में झूठ नहीं बोल सकता। जहां तक सच्चाई की बात है तो इस बात की पुष्टि पांचवें बुजुर्ग करेंगे। पांचवें बुजुर्ग, मुझे लगता है कि मैंने जो भी पहले कहा था वो आपने स्पष्ट रूप से सुना होगा। यदि आपके पास स्पष्ट विवेक है और अर्थ के साथ आपका खून का रिश्ता है, तो क्या आप अपने बेटे के सम्मान की कसम खाने की हिम्मत करेंगे? इस वक्त सभी की नजरें हरीन पर गड़ी हुई थीं। उसके भाव और भी कड़वे हो गए। उसने एक भी शब्द नहीं कहा। उसका बेटा अधीर उसका सबसे बड़ा गौरव था और भले ही वो अब इस दुनिया में नहीं था, लेकिन वो कभी भी अपने मृत बेटे के सम्मान की झूठी कसम नहीं खा सकता था। अर्थ ने अपना मुंह खोला लेकिन वो एक भी शब्द नहीं बोल सका। उसे अपना दिल थोड़ा खाली खाली सा महसूस होने लगा और दम घोंटने वाली भावना उसके पूरे शरीर में तेजी से फैलने लगी। पिताजी, अर्थ आपका सगा पोता कैसे नहीं हो सकता? पिताजी, जल्दी से कुछ कहो, जल्दी से उन्हें बताओ। सारिका ने जोर से हरीन के शरीर को झटका और भयभीत स्वर में चिल्लाते हुए कहा, लेकिन हरीन काफी देर तक कुछ नहीं बोल सका, जैसे कि वह एक मूर्ति में बदल गया हो। उसकी अभिव्यक्ति ऐसी हो गई जैसे कि पलक झपकते ही उसकी उम्र 10 वर्षाएं से बढ़ गई हो। पांचवें बुजुर्ग, ये सब क्या है? क्या आरव ने जो भी कहा वो सच है? परवान ने भौहें सिकोड़ते हुए हरीन से उत्तेजित होकर पूछा। हरीन ने धीरे से अपना सिर उठाया और गहरी सांस ली। आरव ने उसे अपने बेटे अधीर की कसम खाने के लिए मजबूर किया था, लेकिन ये कुछ ऐसा था जिसे वो कभी नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके बाद यह मामला जिसे उसने 16 सालों से छिपा कर रखा था वो अब और नहीं छिप सकता था। उसने सोचा था कि वो इस सच्चाई को जीवन भर अपनी मृत्यु तक छिपा कर रखेगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह सच्चाई वास्तव में इतने सारे लोगों के सामने निर्दयता से प्रकट हो जाएगी। हरीन के चुप रहने की स्थिति से सच पहले ही सबके सामने आ गया था, अन्यथा वह पहले ही बिना किसी हिचक के शपथ ले सकता था और आरव का मुंह बंद कर सकता था। चुरू कबीले में हर कोई हैरान था, यहाँ तक आर्या भी दंग रह गई। आर्या के पिता जो इस समय चुपचाप खड़े थे, उनका चेहरा भी सदमे से भरा हुआ था। अर्थ अधीर का बेटा नहीं है? यह कैसे हो सकता है? अर्थ धीरे धीरे कदमों के साथ हरीन के सामने आया। जब उसने एक ऐसे चेहरे को देखा जो एक पल में काफी बूढ़ा हो गया था, तो उसे अपने दिल में दर्द का एक विस्फोट होता हुआ महसूस होने लगा। उसने अपने दिल को शांत करने की पूरी कोशिश की और धीरे से पूछा, दादाजी, क्या यह वाकई सच है? हरीन ने अर्थ की ओर देखा और एक कड़वी मुस्कान दी। उसकी धुंधली आंखों में एक जटिल अभिव्यक्ति थी जिसे अर्थ स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ था। हरीन ने धीमी आवाज में कहा, भले ही तुम मेरी सगी संतान नहीं हो, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हें अपने पोते के रूप में माना है। यदि पहले की चुप्पी उसकी सहमति का संकेत देती थी तो उसके इस वाक्य ने आरव की बात की पूरी तरह से पुष्टि कर दी, जिसे सभी ने स्पष्ट रूप से सुना था। पूरे कबीले में तुरंत हंगामा मच गया। इस इतने सालों में चुरू कबीले में ये सबसे चौंकाने वाली खबर थी जो किसी ने पहले कभी नहीं सुनी थी। अर्थ काफी देर तक भावशून्यता से वहीं खड़ा रहा, जैसे कि उसने अपनी आत्मा खो दी हो। सारिका भी अवाक रह गई। उसने गुस्से में अपना सिर हिलाया और हरीन पर उत्तेजित होकर चिल्लाई, पिताजी,
आप ये क्या कह रहे हैं? अर्थ छोटी उम्र से ही मेरे साथ बड़ा हुआ है, तो वे मेरे भाई का पुत्र कैसे नहीं है? वे आपका पोता कैसे नहीं हो सकता? आप मजाक कर रहे होंगे, है ना? तभी एक हाथ बढ़ा और सारिका का हाथ पकड़ लिया। इस समय अर्थ वापस से सामान्य स्थिति में आ गया था। उसने सारिका की ओर देखा और धीरे से अपना सिर हिलाया और एक हल्की मुस्कान प्रकट करते हुए कहा, यह ठीक है छोटी चाची। दादाजी हमेशा मेरे दादाजी रहेंगे और आप हमेशा मेरी छोटी चाची रहेंगी। हम हमेशा सबसे करीब रहेंगे, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे बीच खून का रिश्ता है या नहीं, हमारी भावनाएं कभी नहीं बदलेगी। सारिका की आंखें तुरंत धुंधली होगी, जबकि दूसरी तरफ कुछ पागल कुत्तों को अचानक अर्थ की सबसे बड़ी कमजोरी का पता चल गया और उन्होंने बेतहाशा भौंकना शुरू कर दिया। यह नौजवान जिसे हमारे कबीले ने पूरे 16 सालों तक पाला है, वे हमारे कबीले का सदस्य नहीं है और वास्तव में एक हरामी है जो कि एक बाहरी व्यक्ति का खून है। यह वाकई कबीले के इतिहास का सबसे बड़ा मजाक है। पहले बुजुर्ग ने जोर से कहा, आप स्पष्ट रूप से जानते हैं कि वह एक कमीना है, लेकिन फिर भी आपने उसे चोरू कबीले में रखा और साथ ही उसे बुजुर्ग का पोता होने का विशेष अधिकार भी दिया। हरीन, तुमने वाकई कबीले से 16 वर्षाएं तक झूठ बोला है। अगर किस्मत से आरव को सच का पता नहीं चलता तो शायद हमें सच का कभी पता ही नहीं चलता और कबीले के वंशज बाहरी लोगों के खून से मिल जाते। हरीन, क्या आप जानते हैं यह कितना बड़ा पाप है? चौथे बुजुर्ग ने हरीन को गुस्से में घूरते हुए कहा। इस समय न केवल 4 बड़े बुजुर्ग बल्कि कबीले के नौकर तक हरीन की आलोचना कर रहे थे। एक पल में हरीन लोगों के मुंह से निकलने वाले तीरों का निशान बन गया। तो क्या होगा कहानी में आगे? अब जब अर्थ चुरू कबीले का सदस्य नहीं है तो क्या करने वाले हैं कबीले के लोग उसके साथ? जानने के लिए पढ़िए द वॉरियर ओनली ऑन पॉकेट नोवेल पर 152 लाइक्स।